स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के रॉक स्टार्स के लिए है और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। और जैसा कि आपको नाम से थोड़ा बहुत पता लग रहा है, इस चैप्टर में हम लोग जस्टिस क्या होता है, इंसाफ, न्याय, इसका रियल मीनिंग हम लोग समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मैं आप लोगों के लिए, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाती रहूंगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ठीक है, सब लोग अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर विच इज सोशल जस्टिस। तो हमारे एनसीईआरटी में ना चैप्टर की शुरुआत में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन कर रखा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जस्टिस को लव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? हम सबको इंट्यूटिवली पता होता है कि लव क्या होता है ना। हम सबको दिल से पता होता है कि लव क्या होता है ना। जैसे जब मम्मी पापा हमसे प्यार से बात करते हैं, भाई बहनों के साथ हमारा जो रिलेशन होता है, हमें दिल से पता होता है कि लव का क्या मतलब होता है। सेम जस्टिस के साथ भी होता है। जस्टिस किसी को ना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोगों को मन में पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या किस चीज में इंसाफ है, किस में नहीं है। तो इसीलिए जस्टिस और लव को कंपेयर किया जा रहा है। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रखी है कि लव से ना कोई नफरत नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होगा कि मम्मी प्यार से बात कर रही होंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा कि आज तो मम्मी ने कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो लव को कोई हेट नहीं करता। सेम चीज जस्टिस के साथ भी है। जस्टिस को कोई हेट नहीं करता। अगर तुम्हें न्याय मिल रहा है, अगर तुम्हारे साथ इंसाफ हो रहा है, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आ जाएगा कि अरे यार इसने तो बहुत सही ट्रीटमेंट दे दी मुझे, है ना। तो लव और जस्टिस एक और मामले में सेम है कि कोई लव या जस्टिस को मना नहीं करता, कोई नफरत नहीं करता लव या फिर जस्टिस से। ठीक है, और आपको क्या बता रहे हैं कि लव और जस्टिस एक मामले में अलग है। ठीक है, कैसे? लव ना बहुत पर्सनल चीज होती है और ये मतलब सिर्फ कुछ कुछ लोगों के साथ होता है ना। मतलब जैसे आप मम्मी से प्यार करते हो, पापा से प्यार करते हो, भाई बहनों से प्यार करते हो, ऐसा थोड़ी किसी स्ट्रेंजर के को लेकर आपको ऐसे एक फीलिंग आएगी, है ना। तो लव बहुत पर्सनल चीज होता है, ये सर्टेन लोगों के साथ होता है। पर जस्टिस ऐसा नहीं है। जस्टिस एक पर्सनल फीलिंग तो है ही, पर साथ ही साथ जब हम जस्टिस की बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार सबका भला हो। ठीक है, सोसाइटी में सब खुश रहे, सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले। तो लव बहुत पर्सनल चीज होती है। पर जस्टिस ऑन द अदर हैंड, जस्टिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सब के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसी वजह से जस्टिस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग पॉलिटिक्स में बात कर रहे होते हैं, पॉलिसीज बना रहे होते हैं, तब हमेशा जस्टिस की बात होती है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसीलिए आपके बुक में एक पूरा चैप्टर डाल दिया गया है सोशल जस्टिस नाम से। चलो, तो ये कंपैरिजन सबको समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताया जा रहा है कि जब तक ये चैप्टर फिनिश होगा, जब तक हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। पॉइंट 1, आप लोग सीखोगे कि हमारे सोसाइटी में कौन कौन से अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के एंड कैसे ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस टाइम के साथ चेंज होते आए हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर में आपको यह भी बताया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है। अभी सुन लो कि हाँ यार, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नाम का कोई टॉपिक आएगा, बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। अभी के लिए सुन लो कि ठीक है, इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आप और क्या सीखोगे? आप इस चैप्टर में जॉन रॉल के बारे में पढ़ोगे। जॉन रॉल कौन थे ये आपको बताया जाएगा। जॉन रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी लेकर आए हैं जस्टिस को लेकर।
तो उस थियरी के बारे में भी इन डिटेल आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये 3 चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है, जस्टिस के अलग अलग प्रिंसिपल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और जॉन रॉल की थियरी। इतना ही है, इतना आप कर लोगे तो बस ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, इतना ही है इस चैप्टर में। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज जस्टिस। ठीक है, पूरे चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस, तो हमें पता होना चाहिए कि यार जस्टिस होता क्या है। अब एक शब्द में तो सबको पता है कि जस्टिस मतलब न्याय, इंसाफ, पर इस एक शब्द से हमारा काम नहीं चलेगा। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स में जस्टिस का मतलब पता होना चाहिए। तो इन डिटेल समझते हैं कि जस्टिस क्या होता है। आपको बता रहे हैं कि ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है व्हाट इज जस्टिस। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग इंटेलिजेंट हैं, हम लोगों ने दिमाग लगा के व्हाट इज जस्टिस सोचना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रिलीजन्स में बहुत पहले से ही जस्टिस के बारे में बातचीत होती हुई आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे हमारे एंशियंट इंडियन सोसाइटी में अक्सर जस्टिस को धर्म कहा जाता है। ठीक है, और बहुत पहले के टाइम में जब इंडिया में राजा रानी होते थे तो ऐसा माना जाता था कि लोगों को जस्टिस देना किसका काम होता है, राजा का काम होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ किंग्स। राजा रानियों का काम होता है ये देखना कि सोसाइटी में सबको न्याय मिले, जस्टिस मिले। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था। तो ये तो इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। चाइना के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चाइना में एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस भी ये कहा करते थे कि राजा का काम होता है जस्टिस मेंटेन करना एक सोसाइटी में। तो राजा कैसे मेंटेन करेंगे जस्टिस? कन्फ्यूशियस ने कहा कि अगर कोई साम्राज्य में कुछ अच्छा कर रहा है तो राजा को क्या करना चाहिए, उन्हें प्रेज करना चाहिए, उन्हें रिवॉर्ड्स देने चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई सोसाइटी में कुछ गलत कर रहा है तो राजा को क्या करना चाहिए, उन्हें पनिश करना चाहिए। ऐसा कन्फ्यूशियस ने कहा। 4th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, 4th सेंचुरी में एथेंस में हमारे प्लेटो थे, है ना, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है इनके बारे में, तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, और द रिपब्लिक में प्लेटो ने अलग अलग कैरेक्टर्स को रखा था, जैसे कि सोक्रेट्स, ग्लूकॉन, ठीक है, एडमेंटिस। और प्लेटो की ये जो बुक है द रिपब्लिक, इस बुक में सोक्रेट्स, ग्लूकॉन, एडमेंटिस ये सब आपस में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब ना सोक्रेट्स से पूछ रहे थे कि सोक्रेट्स यार आप बताओ जस्टिस का क्या मतलब होता है। ठीक है, जस्टिस का क्या मतलब होता है। तो सब लोग सोक्रेट्स से बोल रहे थे कि हमें जस्ट क्यों रहना चाहिए, हम लोग जस्टिस को क्यों माने। लोग सोक्रेट्स से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि सोक्रेट्स हमने तो देखा है कि सोसाइटी में जो लोग जस्टिस को नहीं मानते वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग टैक्स पे नहीं करते, हमने देखा है वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं सोसाइटी में। तो हमें भी उन्हीं की तरह होना चाहिए। हम क्यों जस्टिस जस्टिस कहते रहते हैं? जो भी लोग जस्टिस की राह पे चलते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल होती है, तो हमें क्यों जस्टिस को फॉलो करना चाहिए? इन कैरेक्टर्स ने सोक्रेट्स से ऐसा पूछा। इन्होंने ये भी बोला कि हमें तो ऐसा लगता है कि सही तरीका पता है क्या है, कि तुम जस्टिस मत करो, खुश रहो, लोगों से झूठ बोलो, लोगों को धोखा दो और खुश रहो, पर बस कभी पकड़े मत जाओ। टैक्स नहीं पे करना है तो पे मत करो, पर कभी पकड़े मत जाओ। इन लोगों ने सोक्रेट्स से बोला। ठीक है, ये सेम आपने चीजें शायद आसपास भी सुनी होगी, ये नहीं कि टैक्स पे मत करो ये सब, पर आपने ये सुना होगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में इन्होंने सोक्रेट्स से पूछा कि हम क्यों जस्टिस को फॉलो करें, जो लोग जस्टिस को फॉलो नहीं करते वो ज्यादा खुश रहते हैं। तो इसका जवाब सोक्रेट्स ने क्या दिया? सोक्रेट्स ने कहा कि यार दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, है ना, कुछ लोग जो जस्टिस को फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो जस्टिस को फॉलो नहीं करते। जो लोग जस्टिस को फॉलो नहीं करते वो क्या करते हैं, वो बाकी लोगों का फायदा उठाते हैं, है ना। जो इनोसेंट सा इंसान है, जो जस्टिस को मानता है, जो अच्छा इंसान है,
उनसे झूठ बोलते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, है ना। तो सोक्रेट्स ने बोला कि अगर हम सब ही बुरे इंसान बन जाए, अगर हम सब ही जस्टिस को मानना छोड़ दें, तो हम किसका फायदा उठाएंगे? ठीक है, फायदा उठाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी जस्टिस को फॉलो नहीं करेगा तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। ठीक है, एक जवाब तो सोक्रेट्स ने ये दिया, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा क्या है कि हम जस्टिस को फॉलो करें। नेक्स्ट सोक्रेट्स ने और क्या जवाब दिया? सोक्रेट्स ने इन लोगों को समझाया कि पता है, जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने दोस्तों का भला करो, अपने दुश्मनों का भला मत करो। ठीक है, जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, जस्टिस इज अ लॉट मोर देन दैट। जस्टिस में और भी बहुत चीजें आ जाती हैं। तो सोक्रेट्स ने कहा जस्टिस का मतलब होता है ये सोचना कि सबका भला हो, जितने भी लोग हैं आसपास उन सब का वेल बीइंग होना चाहिए, वो सब खुश रहें। जब तुम ऐसा सोचना चालू कर दोगे ना, तब तुम जस्टिस के बारे में सोच रहे हो। ये सोक्रेट्स ने बाकी लोगों को समझाया। सोक्रेट्स ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया इस चीज का। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो जो अच्छे जेन्युइन डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पेशेंट्स के लिए जेन्युइनली टेंशन लेते हैं कि यार मेरे पेशेंट को तो ये है, उसकी ये दिक्कत सॉल्व करनी है ना। तो जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की टेंशन लेता है, ठीक है, जैसे एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के वेलबींग की टेंशन होती है, वैसे ही हमारे गवर्नमेंट को भी जनता की टेंशन होनी चाहिए कि यार ये तो हमारे लोग हैं, हमें इनका ध्यान रखना है, इनका वेलबींग करना है। तो ये जो फीलिंग है ना कि सबका भला हो, सबका वेलबींग हो, इस फीलिंग को हम लोग जस्टिस कहते हैं। जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे कि सबका भला होना चाहिए, एवरीवन शुड गेट देयर ड्यू, ठीक है, इसका क्या मतलब है, लोग जो भी डिजर्व करते हैं सोसाइटी में उनको वो मिल जाना चाहिए। जब आप ऐसे सोचोगे तो हम उसे जस्टिस कहेंगे। यहां तक कूल है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि हमारे एक जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, जिनकी इमेज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दी है। तो इमैनुअल कांट ने एक बार बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स की ना डिग्निटी होती है, हर एक इंसान की एक डिग्निटी यानी एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, अगर आप सोसाइटी में लोगों को, इंसानों को वो रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो खुश रहेंगे, पर अगर आप सोसाइटी में लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो लोग खुश नहीं रहेंगे। तो इमैनुअल कांट ने कहा कि सोसाइटी में सबको ये अपॉर्चुनिटी दो, सबको ये मौका दो कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर पाएं और वो सोसाइटी में अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। किसने कहा ये? इमैनुअल कांट ने कहा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जस्टिस का क्या मतलब है, सबको बराबर लेकर चलना, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देना, लोगों को अपना ड्यू देना, मतलब लोगों को वो देना जो लोग डिजर्व करते हैं, उसी को हम जस्टिस कहते हैं, ऐसा इमैनुअल कांट ने कहा। ठीक है, चलो, तो यहां तक हमने अलग अलग लोगों की सुनी कि इन लोगों की थिंकिंग क्या थी जस्टिस को लेकर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में अभी आपको जस्टिस के अलग अलग प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल का क्या मतलब है कि एज ह्यूमंस हम सब में कुछ कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं, है ना, हम सब सिटीजन्स हैं, हम सब में बहुत सारे कॉमन ट्रेट्स हैं। काफी मामलों में हम लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो जितने आप इंडिया के सिटीजन हो उतनी ही सिटीजन मैं हूं इंडिया की, है ना, तो हम लोग इक्वल हुए। तो काफी सारे मैटर्स में हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं एंड इस वजह से कुछ कुछ मामलों में हमें बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ राइट्स होते हैं जो कि सबके ऊपर बराबर तरीके से रखते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट, जितना मेरे पास राइट टू वोट है उतना ही राइट टू वोट इंडिया के बाकी एडल्ट्स के पास भी है। ठीक है, राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको सोसाइटी में बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो कुछ राइट्स हमने क्या कह रखे हैं, हम कह रहे हैं कि क्योंकि हम सब लोग बराबर हैं तो हमें बराबर राइट्स भी मिलने चाहिए।
ठीक है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रिंसिपल का ये भी मतलब है कि हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास के आधार पर, मतलब पैसों के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव करना गलत है। अगर आप किसी को जज कर ही रहे हो तो आप उन्हें उनके काम से जज करो। ठीक है, इन सारी चीजों से जज नहीं करना कि यार ये तो उस कास्ट का है, यार ये तो उस जेंडर का है। ऐसे भेदभाव करना क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो दो लोग हैं और ये दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, पर ये दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, कुछ भी काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लोग पिज्जा डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो लोग हैं, सेम काम कर रहे हैं और आपने क्या करा, एक इंसान को 100 रुपीज सैलरी दे दी और दूसरे इंसान को 75 रुपीज सैलरी दे दी, जस्ट बिकॉज दूसरे इंसान का कास्ट कुछ और है। ये करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कास्ट के आधार पर अगर आप किसी की सैलरी कम कर रहे हो, इट इज रॉन्ग। एक और एग्जाम्पल दे रखा है हमें, मान लो एक स्कूल है, स्कूल में दो टीचर्स हैं, एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर। दोनों का काम तो सेम ही है। ठीक है, दोनों का क्वालिटी ऑफ वर्क भी सेम है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक टीचर तो मेल है उसे ज्यादा सैलरी देंगे, दूसरी टीचर तो फीमेल है उसे कम सैलरी देंगे। ऐसा सोचना भी गलत है। इसे हम कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर भेदभाव करना भी गलत है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल था जस्टिस का। दूसरा प्रिंसिपल क्या है जस्टिस का, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ठीक है, अभी जब हम ऊपर इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे ये बोला ना कि हम लोग बराबर हैं, तो कुछ मामलों में हमें बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, है ना। कुछ क्यों बोला मैंने, वो आपको इस टॉपिक में समझ आएगा, प्रोपोर्शनेट जस्टिस में। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस में आपको बता रहे हैं कि हर बार अगर हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले ना तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, आप सब स्कूल भी जाते हो और मेरे से सोशल स्कूल में भी पढ़ते हो, है ना। तो देखा जाए तो तुम सब बराबर हुए, है ना। तो मान लो कल मैंने कोई 50 मार्क का टेस्ट रख लिया। ओके, तो 50 मार्क का टेस्ट रखा है तो कुछ बच्चे टॉप करेंगे, कुछ बच्चों के फुल मार्क्स आएंगे, है ना। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे हो जिन्होंने पढ़ाई ना करी हो, जिन्होंने रिवाइज ना करा हो, उनके बहुत कम मार्क्स आएंगे, मान लो 10 आउट ऑफ 50 आएंगे, और ये नेचुरल है। ठीक है, हालांकि सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब यहाँ से भी पढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, उस हिसाब से आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, पर अगर मैं ऐसा कह दूं कि यार मैं भेदभाव नहीं करना चाहती, तुम सारे ही मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम सारे स्कूल भी जाते हो, तो मैं तुम सबको सेम नंबर दूंगी, मैं सभी को 30 आउट ऑफ 50 दूंगी, तो ये कहना तो गलत है ना। जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी है तो उन्हें मुझे ज्यादा नंबर देने चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम मेहनत करी है तो उन्हें कम नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये भी जस्टिस का एक प्रिंसिपल होता है कि लोगों को उतना दो जितना वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर दो। ठीक है, मैं पढ़ाई के मामले में किसी को नहीं रोक सकती, मैं पढ़ाई के मामले में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि भाई मेरी क्लास है, क्लास में आके पढ़ लेना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर दो, और उसके बाद क्या है, लोगों के मेहनत के हिसाब से उन्हें मार्क्स दो। ठीक है, सेम चीज हम लोग हमें वर्क में भी देखना चाहिए कि लोगों को क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से रिवॉर्ड दो। ठीक है, तो अगर हम वर्क की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें डेंजर ज्यादा है, कोई ऐसा काम है जिसमें मेहनत ज्यादा है, कोई ऐसा काम है जिसमें एफर्ट ज्यादा है, तो हमें उस काम को ज्यादा पेमेंट देनी चाहिए, है ना। सुनकर तो ये पूरा प्रिंसिपल सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज्यादा खतरे में है, जो ज्यादा एफर्ट मार रहा है, उसे ज्यादा पेमेंट दो, है ना। पर देखा जाए तो सोसाइटी में एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो माइनिंग करते हैं, माइनर्स हैं, हमारे सोसाइटी में क्राफ्टमैन हैं, हमारे सोसाइटी में लेबरर्स हैं, हमारे सोसाइटी में पुलिसमैन भी हैं, और इन सब के काम में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत खतरा भी है, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, पर ये चीज हमारे सोसाइटी में नहीं होती है।
ठीक है, तो मतलब ये आपको दिखा रहे हैं कि वैसे तो इस प्रिंसिपल का ये मतलब है कि लोग जो डिजर्व करते हैं उनको ये दो, पर वर्क के मामले में इस टाइप के एग्जाम्पल में ऐसा हो नहीं रहा है हमारे सोसाइटी में कि हम एफर्ट और डेंजर ये सब देखकर सही पेमेंट कर दें लोगों को। चलो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। कभी कभी कुछ लोग थोड़े से स्पेशल होते हैं एंड हमें उनके नीड्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई, आप लोगों ने ये एग्जाम्पल इक्वालिटी में भी पढ़ा है, मान लो ये कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, अजीब सा हॉस्पिटल बना दिया मैंने, पर मान लो हॉस्पिटल है, ठीक है, और यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है ताकि पेशेंट्स चढ़ के हॉस्पिटल जा पाए, और यहाँ पर एक रैंप लगा हुआ है ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो व्हील चेयर में है, वो लोग भी हॉस्पिटल में एंट्री कर पाए। ठीक है, अब इसे हम भेदभाव थोड़ी कहेंगे, ये तो जस्टिस है, क्योंकि यहाँ तो हम इक्वालिटी दिखा रहे हैं। हमें पता है कुछ लोगों की स्पेशल नीड्स हैं तो हम उन्हें अलग तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि कभी कभी सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो थोड़े स्पेशल होते हैं, जिनके सर्कमस्टांसेस बाकी सोसाइटी से अलग होते हैं, तो हमें उनके नीड्स को पहचानने की जरूरत है। ठीक है, चलो अक्सर स्पेशल नीड्स में क्या आ जाता है, डिसेबिलिटीज भी आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि सोसाइटी में ना लोग अक्सर आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि किस टाइप के सिचुएशन को स्पेशल नीड माने और किस टाइप के सिचुएशन को स्पेशल नीड ना माने। ठीक है, अक्सर सोसाइटी में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, पर मेनली हम लोग ये मानते हैं कि स्पेशल नीड्स में क्या क्या आ जाता है, कोई फिजिकल तरीके की डिसेबिलिटी, एज, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन, अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिला है बचपन से, ठीक है, तो वो भी स्पेशल नीड में आ जाता है। ठीक है, हेल्थ केयर, अगर किसी को बचपन से हेल्थ केयर नहीं मिला है, वो भी स्पेशल नीड में आ जाता है। तो ज्यादातर केसेस में और ज्यादातर कंट्रीज में हम इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं जब हम स्पेशल नीड की बात करते हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में ना एक और एक सर्कमस्टांस है, हमारे इंडिया में आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री रही है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसीलिए हमारे संविधान में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एनकरेज करने के लिए रिजर्वेशन देगी, क्योंकि इतिहास में हमने इन लोगों को बहुत नीचा दिखाया है, बहुत गलत ट्रीटमेंट दी है। जब इंडिया के बाकी लोग पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो इन लोगों को हमने पढ़ाई नहीं करने दी, जॉब नहीं करने दी अच्छे से। तो इसीलिए अब इन लोगों को एनकरेज करने के लिए हमने रिजर्वेशन दिया है। तो रिजर्वेशन भी इसी कैटेगरी में आ जाता है कि हम लोगों के स्पेशल नीड्स को पहचान रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े है ना, कि कुछ कुछ केसेस में लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दो, जैसे कि राइट टू वोट। फिर हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस होना चाहिए, मतलब जैसे हमने मार्क्स का एग्जांपल दिया था कि जिस बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई करी उसे ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। फिर अभी हमने तीसरा टाइप पढ़ा कि स्पेशल नीड्स भी देखो, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट के लिए इन तीनों प्रिंसिपल्स को हार्मोनाइज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तीनों प्रिंसिपल्स को अच्छे से बैलेंस करके सोसाइटी में चलाना और जस्टिस दिलाना हमारे गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये तो कहते रहते हैं कि सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दो, लोगों के एफर्ट्स के हिसाब से रिवॉर्ड दो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दो, ये तो हम कहते रहते हैं, पर इन तीनों प्रिंसिपल को बैलेंस करके सोसाइटी में सही में जस्टिस लाकर दिखाना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी में अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की सोसाइटीज हैं और अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग प्रिंसिपल्स चलते हैं। ठीक है, कहीं पे आपको स्पेशल नीड्स ज्यादा देखने पड़ते हैं, कहीं पर आपको इक्वल ट्रीटमेंट ज्यादा देना पड़ता है। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को आपको अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से यूज करना होता है। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स को यूज करके सोसाइटी में जस्टिस दिलाने का काम किसका है, ये काम हमारी गवर्नमेंट का है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है प्रिंसिपल्स को हार्मोनाइज करके साथ में लगाकर लोगों को जस्टिस दिलाना। कूल है, एक और टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझते हैं।
ठीक है, सोशल जस्टिस में पता है क्या आता है, सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको बराबर तरीके से सारी सर्विसेज, बराबर तरीके से सारे गुड्स भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि गवर्नमेंट एक सोसाइटी में पानी बांट रही है, तो सोसाइटी में जितने लोग हैं सबको बराबर तरीके से पानी मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि अमीर लोगों ने ज्यादा पानी खरीद लिया, गरीब लोगों के पास पानी ही नहीं है। ठीक है, या कास्ट के बेसिस पे भेदभाव कर लिया, एक कास्ट को ज्यादा पानी दे दिया, दूसरे कास्ट को कम पानी दिया, ये करना गलत है। ठीक है, तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको बराबर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज दो। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आने लगेंगी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मतलब कुछ ग्रुप्स ऐसे बन जाएंगे सोसाइटी में जिनके पास सारा पैसा, सारा पावर होगा, और कुछ ग्रुप्स ऐसे बन जाएंगे सोसाइटी में जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा, कोई पावर नहीं होगी, और आगे जाकर ये दो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगेंगे। तो इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब रिसोर्सेस के मामले में, गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में हम सबको बराबर होना चाहिए। और अगर बराबर नहीं है तो आपसे बोला जा रहा है तो ऐसे में गवर्नमेंट को रिसोर्सेस को फिर से बांटने चाहिए ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हम कम कर पाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब बनते जाएंगे, और अमीर और गरीब के बीच में ये जो फर्क है, जो गैप है, ये गैप भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो एक कंट्री में जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो उसका मतलब ये तो होता ही है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट दो पॉलिसीज और लॉज के कंटेक्स्ट में, पर इसका ये भी मतलब होता है कि आप सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दो। मतलब जितना आसान आप लोगों के लिए या किसी रिच बच्चे के लिए स्कूल जाना है, उतना आसान इंडिया में हर एक बच्चे के लिए होना चाहिए स्कूल जाना और पढ़ाई करना। तो अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, दिस इज सीन एज नेसेसरी फॉर ईच पर्सन। हर एक पर्सन के पास हर एक इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि इंडिया में मेरे लिए बहुत आसान है अपने सपनों को परस्यू करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो सबको ये लगना चाहिए कि इंडिया में सबके लिए बहुत आसान है, या सबके लिए एक इक्वल टास्क है डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो इसी के चलते हमारे संविधान में हमने क्या कर रखा है, हमने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रखा है। ऐसे जो भी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे इनइक्वालिटी दिखती है, हम उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। अनटचेबिलिटी को हमने बैन कर रखा है, अनटचेबिलिटी करना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। ठीक है, लोअर कास्ट के लोगों को ठीक है, ऐसा बोलना कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप वहां से पानी नहीं पी सकते, ये सब करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम मानते हैं कि सबको सब कुछ इक्वल तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने भी अलग अलग मेजर्स लिए हैं, अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, ये देखने के लिए कि सोसाइटी में जितने लोग हैं उनको बराबर तरीके से रिसोर्सेज मिले। और हमारे कंट्री में अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स भी हम लेकर आए हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सही तरीके से, जस्ट तरीके से हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि अक्सर जब भी हम इन टाइप के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग बहुत वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा, जब भी रिजर्वेशन के बारे में कोई बात होती है ना, तो लोग एकदम मतलब गुस्से में आ जाते हैं, है ना। तो जब भी हम इस चीज के बारे में थोड़ा लॉजिकल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन, इन सारी चीजों से रिलेटेड जब भी बात होती है तो लोग अक्सर वायलेंस पर उतर आते हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मेरे फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है, तो लोग मतलब एकदम गुस्से से इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पर हमें अपने आप को ये याद दिलाना है, ठीक है, कि आप लोग, स्पेशली आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि हो सकता है ऐसे मामलों को लेकर सोसाइटी में बाकी लोगों को गुस्सा आए, उनका वायलेंस करने का मन करे, पर फिर भी ये सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एंड हमें इन चीजों से रिलेटेड डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग शांति से
इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में सोचे। पर्टिकुलरली हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अगर हम ही इन सारे टॉपिक्स को लेकर गुस्सा करेंगे, वायलेंस करेंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। तो आपको बताया जा रहा है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ ही इसीलिए रहे हो, पॉलिटिकल थियोरी आप पढ़ ही इसीलिए रहे हो, ताकि आपके अंदर ये एक स्किल डेवलप हो कि आप इंडिया के हर एक मैटर को लेकर कामली, शांति से, लॉजिकली सोच पाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जॉन रॉल नाम से, जिनकी इमेज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दी है। तो जॉन रॉल जो है वो भी एक थियोरी लेकर आए थे, जिस थियोरी के थ्रू उन्होंने समझाया कि हम सोसाइटी में जस्टिस कैसे ला सकते हैं लॉजिकल तरीके से। ठीक है, तो जॉन रॉल्स थियोरी कहा जाता है उसे, पर वो टॉपिक अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक हमने हाफ चैप्टर अपना कंप्लीट कर दिया है, अब ये चैप्टर थोड़ा सा और रह रहा है, पर वो थोड़ा सा और चैप्टर अब हम पार्ट 2 में करेंगे। पर भागो मत कहीं पर, मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है और एक अनाउंसमेंट भी है, वो सब सुनकर जाना। तो क्वेश्चन ये है कि इन एंशिएंट इंडियन स्टेट्स justice was associated with which of the following? Option A maintaining rituals, option B maintaining dhamma, option C maintaining dharma, ऑप्शन डी मेंटेनिंग रूल। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, जब ये वीडियो फिनिश हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी बच्चे फास्टेस्ट आंसर देंगे उन बच्चों के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। ठीक है, और हाँ, ये आपका क्वेश्चन है आज का। और अनाउंसमेंट सुन के जाओ। अनाउंसमेंट ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक फ्री सीरीज लेकर आ रही हूं, जिसका नाम मैंने रखा है हसल सीरीज। हसल सीरीज अगस्त 25 से लेकर अगस्त 31 तक चलेगी, एंड इस सीरीज में मैं आपको फ्री तरीके से हाफ ईयरली की तैयारी कराने वाली हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस बुक 1 एंड बुक 2 फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग आधे आधे बुक को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आधा हमारा साल निकल चुका है, आपका हाफ ईयरली का भी टाइम है, एंड इस टाइम तक हाफ सिलेबस हमारा फिनिश हो जाना चाहिए, हो भी चुका है। तो उसी का हम रिवीजन करेंगे हसल सीरीज में। एकदम फ्री क्लासेस है। इन क्लासेस का लिंक कुछ ही दिनों में आपको मैं इसी चैनल के कम्युनिटी पर भी दे दूंगी, और सोशल स्कूल का हमारा जो टेलीग्राम है वहां पर भी दे दूंगी। तो इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। जैसे ही हसल सीरीज स्टार्ट होता है आपको वहां पर लिंक मिल जाएंगे। अगस्त 25 से अगस्त 31 के बीच में ये सीरीज होगी, जिसमें हम मैराथन करेंगे। ठीक है, मैराथन मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करना, और मॉन्स्टर क्विजेस भी करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का क्विज करेंगे, पोल करेंगे। जो बच्चे उस क्विज में टॉप करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और चैप्टर्स के 1 शॉट भी होंगे। तो हसल सीरीज के बारे में सबको बताओ, इसके थ्रू आप अपने हाफ ईयरली की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आपने जो सुना ये तो मेरी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप कभी मेरी फ्री लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी पे मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो ये हसल सीरीज भी अनअकैडमी के ऐप पर ही होगा। ठीक है, फ्री क्लासेस है। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, और कोड है आपका अनुष्या, ANUSHYA। अगर आप लोग नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ही लोगों के लिए हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज के डेडिकेटेड बैच भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, इन बैचेस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले अनअकैडमी में। ठीक है, तो अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम ही काफी है। ये कोड यूज करोगे कहीं पर भी तो तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम को सब ज्वाइन कर लेना। जब चैप्टर फिनिश होगा, जैसे अभी हमने ज्योग्राफी का भी चैप्टर फिनिश करा था, जब भी चैप्टर फिनिश होता है तो उस चैप्टर के नोट्स टेलीग्राम पर आते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, और अपने सारे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।